माहौल उसने यहाँ पे बिगाड़ दिया है। मुसलमान से ज्यादा बड़ी सेकुलर कौम हिंदुस्तान में अभी कोई बची नहीं है। कोई काम नहीं किया उन्होंने, सिर्फ और लाली और पाउडर लगाने का काम किया है। मोदी जी ने कौन सा 10 सालों में मुसलमानों का विकास किया? गृह मंत्री हिंदू, और फिर भी हिंदू को डराया जा रहा है। उनका जो भी नाम है मैं नाम भी लेना नहीं पसंद करता हूँ। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। बाकी मुसलमान अमन चाहता है। इसमें नसीम भाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए हर बीतते दिन महाराष्ट्र का चुनावी पारा भी बढ़ रहा है और मौसम भी गर्म है। ऐसे में तमाम पार्टी के अलग अलग नेता लगातार अपनी पार्टी के लिए वोट पाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लामबंद किया जा रहा है वोटर्स को लुभाते हुए कि अपनी पार्टी में वोट लाया जा सके। ऐसे में हमारी चुनावी यात्रा महाराष्ट्र की पहुंच चुकी है चांदीवली विधानसभा, और यहाँ चर्चा करते हैं, जानते हैं लोगों से कि लोगों के भीतर के मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। चलता रोड है, रोड किनारे हम चर्चा करते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ सियासी पारा बढ़ रहा है तो वहाँ कहा जा रहा है कि भैया मुंबई में भी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा अंदर कई लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे समझते हैं कि महाराष्ट्र की लड़ाई जो है, नेताओं की अगर भीतर की बात करूँ तो धर्म वर्सेस संविधान पर चल रही है। नेताओं की गारंटियां भी हैं, लेकिन ये पूरा इलाका ग्रामीण इलाके में आता है, तो उन नेताओं की गारंटियों को लेकर ग्रामीण इलाकों में क्या चर्चाएं हैं और इस बार ग्रामीण इलाके की जनता किसके नेता, किस पार्टी के गठबंधन के वादों पर एतबार करिए। शुरुआत करते हैं चर्चा की कि आखिरकार महाराष्ट्र का भाव कौन होगा। शुरुआत आप ही से करती हूँ सर, क्या कुछ कहेंगे? पहले आपको बता दूं कि ये चांदीवली विधानसभा सीट है। यहाँ जो मुकाबला है वो अघाड़ी दल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और सामने टक्कर जिनसे होगी वो शिंदे गुट, यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ता है, समझते हैं कि इस बार बाजी कौन मारता है। थोड़ा मुझे बताइएगा चांदीवली इलाके के बारे में, क्या माहौल है, राजनीति किस हिसाब से होती है यहाँ पर, और इस बार चुनावी लहर या माहौल क्या है? देखिए, चांदीवली विधानसभा में मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब 20 साल थे, तो यहाँ पे जो था ना हिंदुत्व था ना कोई चीज़ थी। लेकिन 5 साल से एक मतलब बोलते ना भूल से एक एमएलए बन गया है, वो माहौल उसने यहाँ पे बिगाड़ दिया है कि जो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है पूरे तरीके से। लेकिन नसीम खान जी कभी जात पात की राजनीति नहीं किया, उन्होंने काम की। नसीम खान जी जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जिनकी आप बात करें विधायक जी, वो शिंदे गुट के हैं। सही बोल रही हो? क्या नाम है उनका? उनका जो भी नाम है मैं नाम भी लेना नहीं पसंद करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने यहाँ पे जात पात की जो मतलब बुराई की है, वो हम उस चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं। हम लोग भाईचारा, अमन और शांति से हम जैसे 20 साल पहले थे और अभी भी उसी तरह रहना चाहते हैं। इलाके का डेवलपमेंट, लोगों का काम और लोगों की नौकरी और सबको लेके साथ में चलने का काम कांग्रेस के 85, महाविकास आघाड़ी के 85 मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी है। और जो शिंदे गुट के हैं नेता, वो मतलब कोई काम नहीं किया उन्होंने, सिर्फ और लाली और पाउडर लगाने का काम किया है, लोगों को बहकाने का काम किया है। ना बेरोजगारी पे उनका ध्यान है, ना किसी चीज़ पे ध्यान है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है इसमें यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और यही फैसला करती है कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। तो मुसलमानों के पक्ष में क्या है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तमाम बीजेपी के नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है, तो इस चुनावों की गूंज कहाँ तक जाती है, इस नारे की असर क्या पड़ा है, उस समझते हैं। सर, ये जो नारा गढ़ा जा रहा है लगातार कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मुसलमानों में इस नारे की क्या पकड़ बन रही है, क्या मैसेज जा रहा है मुसलमानों के भीतर? मुसलमान से ज़्यादा बड़ी सेकुलर कौम हिंदुस्तान में अभी कोई बची नहीं है। आज़ादी के बाद से भी आप देखें, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी रहे हों, उन्होंने भी नारा दिया था उस समय कि ये हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है। और मुसलमान वो कौम है जो दफन यहीं होती है, यही मिट्टी में होती है। अभी उनका तो पता नहीं, जो लोग बटेंगे के कटेंगे बता रहे, कहाँ बह के जाते किसको पता भी नहीं चलता है। मसला ये नहीं है। बाकी मुसलमान अमन चाहता है, मुसलमान भाईचारगी चाहता है,
मुसलमान से बड़ा देशभक्त वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने कई बार साबित किया है, चाहे अशफाकुल्लाह खान रहे हों आज़ादी की लड़ाई में, जिनका आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई योगदान नहीं था, जिनका देश के लिए कभी कोई भी एक पैसे का रत्ती भर का भी योगदान नहीं था, जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास के कामों में हमेशा बाधा डाली है। उनका काम ही है कि लोगों को भड़काना और मूल मुद्दों से भटकाना। आज मूल मुद्दा ये है कि एक आम आदमी का घर कैसे चलेगा, आम आदमी के घर के बच्चे कितनी अच्छी बेहतरीन शिक्षा ले लेवे, एक गरीब आदमी अपना उपचार अपना इलाज कैसे कर सकता है। उसके लिए कांग्रेस ने 5 गारंटी यहाँ महाराष्ट्र में दी हैं। सबसे बड़ी गारंटी कांग्रेस ने दी है 3,000 रुपये हर महिला को मिलेगा महालक्ष्मी योजना का, जो इन्होंने एक आधी अधूरी योजना आनंद फानन में चुनाव लड़ने के लिए लोगों को लाई, लाड़की बहन के नाम पे। सारे महाराष्ट्र ने नहीं, सारे हिंदुस्तान ने देखा बदलापुर में क्या हुआ, ये कितना महिलाओं के सुरक्षा के प्रति जो है संजीदा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है उपचार का। अगर कोई गरीब बीमार होता है तो उसका पूरा घर उसके पीछे बीमार हो जाता है। 25 लाख रुपए की दूसरी गारंटी है हमारी गरीबों की योजनाओं के लिए। मैं गारंटी पर आऊंगी क्योंकि जानना यही जरूरी है कि गारंटी पर किसकी गारंटी पर विश्वास हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़े मुसलमान मेरे साथ हैं तो उनसे समझ लेती हूँ। आपके पास आती हूँ सर, आपने तो टोपी भी लगाई है, दाढ़ी भी है, प्रॉपर मुस्लिम लुक है आपका। मुझे समझाइएगा कि जो मौजूदा राजनीति हो रही है सर, मुसलमानों की स्थिति वहाँ कहाँ है, मुसलमानों पर क्या मतलब वो सोचते हैं? क्योंकि कभी कपड़ों से पहचान लीजिए, कभी बटेंगे कटेंगे जैसे नारा गढ़ा जा रहा है एक तरफा वोट पाने के लिए। तो फिर मुसलमानों को लेकर क्या छवि बनाना चाहती है मौजूदा मुसलमान? तो यही चाहते हैं कि भाई हम सबको लेके चलेंगे, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सबको लेके चलेंगे। हाँ, लेकिन और लोग क्या सोच रहे हैं? तो फिर मुसलमानों के लिए ऐसे कह दिया जाता है कि कपड़ों से पहचान लीजिए, क्या मुसलमानों को गलत दिखाना चाहते हैं? हाँ, मुसलमान को तो गलत दिखाना चाहते हैं। किसको फायदा होगा? अब फायदा अब जिसको होगा वही दिखाएगा, हमको तो नहीं फायदा। हम तो सबको लेके चल सकते हैं, हमारा वो सोच तो यही है कि हम सबको लेके चलूं। हाँ, इसके आगे और कोई बात नहीं। मैं मुसलमानों की स्थिति सर आप क्या देख रहे हैं मौजूदा राजनीति में? मौजूदा राजनीति में मुसलमानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और ये सच्चाई है कि मुसलमान आज एक राजनीति में एक यतीम कौम की तरह देखा जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों का आइडियोलॉजी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो हमारे बड़े नेता थे, मौलाना भी थे, कांग्रेस ने उनको पहला शिक्षा मंत्री बनाया था। बड़े बड़े इदारे आज मुसलमानों के छीनने की कोशिश हो रही है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे जो भी बड़े इदारे। इसी इदारे को लेकर यूपी में भी आजम खान जी को जबरन बंद किया गया है ताकि मुसलमान शिक्षित ना हो। मुसलमान अगर शिक्षित होगा तो संगठित होगा, और संगठित होगा तो अपने हक की बात उठाएगा। तो इस तरह से इस बीच ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, पीएम मोदी कई बार हमले करते हैं कि मुसलमानों का ध्रुवीकरण करती है कांग्रेस, बेवकूफ़ बनाती है, वोट पा लेती है। इतने सालों से मुसलमानों का विकास नहीं किया, सिर्फ मलाई खाई है कांग्रेस। मोदी जी ने कौन सा 10 सालों में मुसलमानों का विकास किया? उन्होंने कहीं जो है मॉब लिंचिंग के नाम पे किसी गरीब मुसलमान को मार दिया, कभी जो है वो किसी भी बुर्के वाली बेचारी महिला हो। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, यही बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल जैसा एक संस्थान है जहाँ पे कई मुसलमानों के भी जो है सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो भी रोज़ खाना बांटने का काम करती हैं। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप नारा लगाइए तो आपको खाना मिलेगा, क्योंकि एक सामाजिक संस्था जो है उसका काम ही यही है कि वो समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चले। उसका काम ये नहीं है कि नारा लगवा के खाना बांटे। अच्छा सर, मुसलमान हमेशा सिर्फ कांग्रेस के ही खेमे में क्यों जाना पसंद करते हैं? क्योंकि एक छवि भी बन गई है और बीजेपी लगातार ये कहती है कि मुसलमान है तो मतलब कांग्रेस के पक्ष में ही वोट जाएगा। ऐसा क्यों? भेदभाव नहीं है, कांग्रेस में भेदभाव नहीं है। लेकिन ये कौन सा हिसाब किताब है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू, जी, गृह मंत्री हिंदू, और फिर भी हिंदू को डराया जा रहा है। हिंदू फिर भी डराया, हिंदुओं को डरा के एक तरफा क्या जा रहा था कि वोट बैंक बन जाए। सारे हिंदू एक तरफ हो जावे, मुस्लिम एक तरफ हो जाए, तो ये लोग निकल जावे चीटिंग से, बेईमानी से, जैसा भी हो। ये तो हर तरह से चाहते हैं। पर एक बात बताइए सर, अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में ही राजनीति चलती रही तो फिर असल मुद्दे कहाँ रह जाएंगे, काम कैसे होगा? हवा कर देंगे ये लोग, ऐसा कर देंगे कि बढ़ जाए, बटेंगे कटेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर अपना हिंदू है,
गृह मंत्री हिंदू है और सारे लोग बड़े बड़े पद पे हिंदू है, फिर मुसलमानों से डर किस बात का? क्या कर रहे हो तुम? कौन सी संस्था चला रहे हो? क्या मुसलमानों के प्रति भड़काया जा रहा है भाषण देकर, ऐसे सांप्रदायिक भाषण जो दिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। महाराष्ट्र में है क्या इस नारे का असर, या महाराष्ट्र का जो समीकरण अलग महाराष्ट्र में इसका असर नहीं होगा, महाराष्ट्र में इसका असर नहीं होगा। यहाँ एकता है लोगों में? एकता है। तो क्या महाराष्ट्र की जनता सिर्फ मुद्दे देखती है? बिल्कुल। और इस बार कौन सा मुद्दा भारी पड़ रहा है? अभी इस टाइम मुद्दा अच्छा, कोई नहीं आप गारंटियों की बात कर रहे थे। देखिए, गारंटी दोनों तरफ से और फ्री की रेवड़ी खूब बांटी जा रही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे 1500 रुपये महीना जो महिलाओं को दिया जा रहा है शिंदे सरकार की ओर से, और इधर आपने राहुल गांधी ने भी वादा कर दिया खटाखट बैंक में आ जाएगा। तो वादे तो आप भी दोनों सेम ही कर रहे हैं, रेवड़ी तो आप भी बांट रहे हैं। हमने रेवड़ी कभी नहीं बांटी, ये जनता का पैसा है। अगर आप नमक भी खरीद रहे हैं, आटा भी खरीद रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं, तो आपसे जीएसटी लिया जा रहा है। तो वो जीएसटी का पैसा अगर आपको आपके उपयोग के लिए अगर कोई सरकार एक मैनिफेस्टो बना के और वो अपने घर की अपने गृहिणी महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, साथ में उस महिला को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। ये कोई रेवड़ी तो बटी नहीं, रेवड़ी तो इन्होंने बांटा है। बड़े बड़े उद्योगपति अडानी हो चाहे अंबानी हो, कई करोड़ों का इनका कर्जा माफ़ किया। अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको छीन के इन्होंने अडानी को दिया है। उसके अगल बगल जो सहार गांव है, और गांव के लोग अपने घर का जो है रिपेयरिंग भी नहीं करा सकते। अडानी लोगों की इतनी दादागिरी है। उसी के बगल आप चले जाइए धारावी, ये पूरे प्रयास में पूरे धन और बल से लगे हैं गरीब लोगों के घरों को, झोपड़ों को छीनने के लिए। ये लोग कौन होते हैं? तो ये क्या गरीबों की जेब से पैसा छीन कर अडानी अंबानी या फिर जो उद्योगपति है उनको भरा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों के पैसे तो छीनते ही थे। ये लोग अभी गरीबों के घरों को छीनना चालू किए। ये जो गरीबों के झोपड़े थे, जो खाड़ियों को पाट कर 20-25 साल जिनके घर वालों ने कैसे कैसे अपना झोपड़ा तैयार किया, आज वो झोपड़ों को छीनने के लिए ये तैयार है। गरीबों का हर हक तो छीन ही रहे थे। आज धारावी जैसा एरिया हो चाहे गोवंडी का डंपिंग ग्राउंड हो, आप जाके पता कर लीजिए कितनी बड़ी साजिश चल रही है। और सरकार भी हमने देखा कि तोड़ मरोड़ की बन गई, 2.5 साल उधर 2.5 साल इधर। सरकार इसीलिए बनाई ही गई है ताकि अडानी और अंबानी और इनके जो मित्र सहयोगी हैं, जय शाह के लोगों को, इनको सबको उड़ा के आगे सारे संसाधन दे दिए जाएं। इसीलिए सरकार भी तोड़ मोड़ के भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं इधर? क्योंकि अजीत पवार की बहुत चर्चाएं चलती है दिल्ली तक। अजीत पवार पे बड़े इल्जाम लगे थे, भ्रष्टाचारी हैं, और अब उधर सरकार में बैठ के मलाई खा रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? बिल्कुल, क्यों नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही है और बेरोजगारी के ऊपर है। लेकिन आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर, गठबंधन पर लग रहे हैं कि वो तो जातियों में भी जातियां ढूंढ कर लाना चाहती है। जाति जनगणना की बात जो कर रहे हैं, तो उसमें कहा जा रहा है पीएम मोदी ने हमला अभी 2 दिन बीते दिन ही किया कि जाति में भी जाति चाहती है, अपना संविधान बनाना चाहती है कांग्रेस। बिल्कुल नहीं, आज लोग बहुत समझदार हैं। और आप जिस असेंबली में खड़ी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप 23 तारीख को भी वापस आइएगा और आपको खुद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी संख्या में है और कितनी भ्रष्टाचारी है। चलिए, विधायक जी आते हैं कभी समस्या पूछने? वो तो नसीम आरिफ खान जो हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं, वो तो तकरीबन हम बच्चे थे जब पहली बार वो इलेक्शन लड़े थे। 20 साल तो हमें उनको हो गया देखते हुए। वो एक फ़ोन पे कर दो तो आ जाते हैं, अपनी कोई समस्या लेके जाओ खड़े हो जाते हैं, एक छोटा भाई समझ के बड़ा भाई बन जाते हैं। बाकी यहाँ महाराष्ट्र में जो मौजूदा आपके एमएलए हैं वो तो शिंदे गुट से हैं। बरोबर, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से है और वो पहले उद्धव जी की पार्टी में थे, उन्होंने पार्टी बदल के इसमें आए हैं। अच्छा, ये भी एक मसला है। मैं लोगों से मिल रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के लिए, क्योंकि जिनको वोट दिया, जिनको चुना, वो दो फाड़ हो गए, तो वो इधर चले गए, इधर चले गए। तो क्या ये अभी भी कंफ्यूजन है कि किसको वोट देंगे और किसको नहीं? जो भी वोटर है वो पहचान चुका है कि हमें किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है। क्योंकि कुछ पार्टी के अंदर रह के संपत्ति पाके वोट लेके फिर जो दल बदल कर लेते हैं, ऐसे लोगों को आवाम ने पहचान लिया है और मुंह तोड़ जवाब देगी। और 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हमारी 158 की, इसमें नसीम भाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, दिख रहा है अभी। तो मतलब पुराने विधायक जो है वो जाने वाले हैं। और दूसरा क्या काम, जो भी आज वो रिबन काट के अपना नाम बता रहे हो, 2016 में जितने भी 90 फीट के रोड है जो भी बने हैं, ये सब नसीम भाई के पास किए हुए हैं। इन्होंने रिबन काटा है।
बहरहाल नसीम भाई इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आए और फिर से उस काम को जारी सारी रखें। चलिए, मतलब पुराने विधायक भी रह चुके हैं नसीम जी और इस बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला जो है वो शिंदे गुट से है। लेकिन देखिए, मैं चर्चा कर रही थी, लोगों से समझ रही थी कि महाराष्ट्र का इस बार भाव कौन होगा, क्योंकि 2 गठबंधन है और दोनों ही गठबंधन की पार्टियां जो पहले 4 हुआ करती थी वो 6 हो गई हैं। तो 6 पार्टियां किसका खेल बिगाड़ती हैं, क्या समीकरण बैठते हैं, ये भी देखना होगा। और इसी के साथ साथ क्या महाराष्ट्र के अंदर बटेंगे कटेंगे नारा चल पाएगा, जिसको बीजेपी लगातार हवा दे रही है, या फिर ये नारा हवाई हो जाएगा। देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता क्या करती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।